जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे पाकिस्तान और तालिबान की। पाकिस्तान के लिए शायद ही इससे बड़ी कोई बेइज्जती या कोई अपमान हो सकता है जब टीटीपी सामने से खुद पाकिस्तान की फौज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुली चुनौती देते हो कि आपने अगर माँ का दूध पिया है तो मैदान में आकर लड़ो। इतनी बड़ी चुनौती पाकिस्तान आर्मी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिली है। सोचिए, वो वही पाकिस्तानी फौज है जो खुद को दुनिया की बड़ी आर्मी में से एक आर्मी बनाती है और सबसे बड़ी ताकत बताती है। लेकिन आज एक टीटीपी कमांडर जो काजिम है वो कैमरे पे आकर कहते हैं कि अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आकर लड़ो मैदान में। ये बड़ी बात है और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि इसकी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और उस नीति के तहत किस तरह से तालिबान को जिस तरह से पाकिस्तान ने पाला और अब वही इस सामने आकर उसके गले की फांस बन चुका है। और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है नाजिया इलाही खान। नाजिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। और अंबर, आपके प्लेटफॉर्म से दीपावली की सभी को पूरे पूरे ब्रह्मांड को हार्दिक 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 शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। और भाई दूज भी तो चला गया कल परसों, तो भाई दूज की भी और गोवर्धन हाँ, पूजा कल ही कई कल सारे ही कल ही त्योहार। भाई दूज था। और कल मैं लखनऊ के ट्रैवल पे थी, सगाई जी, की प्रिपरेशन चल रही थी। कल मैंने अपने बहुत सारे पैसे उड़ा दिए मेहनत के। चलिए, शादी के मौके पर तो इतना तो बनता है। लेकिन मुद्दे पर आते हैं। आसिम मुनीर के लिए ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बेइज्जती के रूप में देखा जा रहा है। जिस तरह से टीटीपी ने माँ का दूध याद दिला दिया है पाकिस्तानी फौज को। क्या आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देख रही हैं? सबसे पहले मैं अंबर आपको आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान पर अफगान कोई पहली बार भारी नहीं हुआ है। हम अगर 1961 के वॉर पर जाते हैं, तब भी पाकिस्तान पर अफगान हावी हो चुका था। और दाऊद खान, जो उस वक्त अफगान का प्राइम मिनिस्टर था, उसके नेतृत्व में एक साल पूरा सितंबर 1960 से सितंबर 1961 तक वॉर चलता रहा था। और फिर जा करके उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम को सीज फायर का गाना गाना पड़ा था और भीख मांगना पड़ा था, तब जा करके अफगान खामोश हुआ था। अब बात आती है कि अफगान ने अब कह दिया है कि अम्मा का दूध पिए हो तो आकर के आसिम मुनीर सामने लड़ो। अफगान को तो ये बात पता है कि आसिम मुनीर हो या पाकिस्तान के जितने भी लफंदर हो, मदरसा छाप हो, गटर छाप हो, लुंगी छाप हो, नाड़ा छाप हो, पजामा छाप हो, सबने गधे का दूध पिया है। किसी ने अम्मा का दूध नहीं पिया है। अच्छा, गधा बहुत सारी चीजों में काम आता है पाकिस्तान में। गधे का व्यापार करते हैं, गधे का दूध पीते हैं, गधा इंपोर्ट करते हैं, चाइना को गधा बेचते हैं। और उसके बाद जब लड़की नहीं मिलती, बच्चा नहीं मिलता, बच्ची नहीं मिलती, तो फिर गधे के साथ सेक्स भी करते हैं पाकिस्तान के पुरुष, पाकिस्तान के मर्द। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी बेवकूफी जो है वो अफगान ने इस स्टेटमेंट पे कर दी है। क्योंकि पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड जानता है कि पाकिस्तान में कोई भी पुरुष, किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है, सबने गधे का दूध पिया है। इसलिए देखिए, एकदम इस्लामिक खुरानिक देश पाकिस्तान, मुंह पर एकदम अल्लाह अल्लाह और जुबान पे सिर्फ झूठ। आप भी नेशनल न्यूज पर पाकिस्तानियों के साथ बैठती हैं, मैं भी बैठती हूँ, पाकिस्तानी चैनल्स पर भी बैठती हूँ मैं, आप पाकिस्तानी गेस्ट को बैठाती हैं। तो हम लोगों को पता है कि कितना क्रिस्टल क्लियर झूठ बोलते हैं, जबकि अल कुरान हमें इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि हम इतना क्रिस्टल क्लियर झूठ बोल सके। हम झूठ ही नहीं बोल सकते, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि तालिबान ने यहाँ पर थोड़ी सी चूक की है। अम्मा मम्मा का किसी का दूध नहीं पिया है आसिम मुनीर ने, उसने गधे का दूध, गधेड़ी का दूध पिया है, इसलिए वो सामने से आकर लड़ नहीं सकता। हालांकि अगर डिफेंस के तरीके से देखा जाए, अगर बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली देखा जाए, अगर रूल एंड रेगुलेशंस के तरीके से देखा जाए, अगर वॉर की स्ट्रैटेजी और वॉर का जो एक रूल होता है उसके तरीके से देखा जाए, तब फिर तालिबान बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि आसिम मुनीर जो है वो चीफ जनरल आसिम मुनीर है, वो सिर्फ आसिम मुनीर नहीं है।
या वो सिर्फ मरियम नवाज का पल्लू और उसका सलवार पकड़ने वाला बंदा नहीं है। भले ही जनरल आसिम मुनीर जो है वो मरियम नवाज का प्रचार करता है, वो मरियम नवाज के लिए होर्डिंग और बैनर लगाता है, वो मरियम नवाज के लिए रात में कमरे में मुजरा दिखाता है, वो मरियम नवाज के लिए अपने आप को फिट रखता है, वो मरियम नवाज का पता नहीं बॉयफ्रेंड है ना कॉन्क्यूबाइन है ना कीप है, कुछ भी है। लेकिन इस पूरी दुनिया के जब हम बायलैटरल रिलेशन में आते हैं या इस पूरी दुनिया के जब हम जियो पॉलिटिक्स में आते हैं और जब बात वॉर की आती है, तो तालिबान बिल्कुल सही है, उसने सही कहा है कि तुम चीफ जनरल आसिम मुनीर हो और तुमने अगर गधे का भी दूध गधेड़ी का भी दूध पिया है तो आ जाओ भाई सामने आकर के लड़ो। तुम मुंह क्यों छुपा रहे हो? तुमको मुंह छुपाने के लिए बोल कौन रहा है? लेकिन फिर पाकिस्तान की वही कुनजहनी जो है और पाकिस्तान का वही जो गीदड़ गीदड़ भपकी जो है और पाकिस्तान की वही खोखले खोखले दावे और खोखली हवाबाजी में जो थ्रेट है वही फिर सामने आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सामने जब पाकिस्तान खड़ा होता है तब भी वही गीदड़ भपकी, जब वो अफगान के सामने खड़ा होता है तब भी वही गीदड़ भपकी। तो गीदड़ भपकियों से अब जो है अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज को भी समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान के पास तो खाने को नहीं है। वो अपनी आवाम को भूखा नंगा रख करके, वो अपनी आवाम को एकदम बदहाल रख करके वो हाफिज सईद को, वो डॉक्टर जाकिर भगोड़ा जाकिर नायक को, वो जैश ए मोहम्मद को, लश्कर तैयबा को, ये सबको वो पाल पोस रहा है। अब आप सोचिए कि आज ही मेरे पास एक खबर आई है कि जैश ए मोहम्मद अब मुसलमान लड़कियों को जिहादी का ट्रेनिंग देने वाला है और उसके लिए बाज़ाब्ते बैनर और होर्डिंग भी छपे हैं। तरबियती इज्तिमा बराए खवातीन, इशाअत इस्लाम में खवातीन का किरदार, 19 अक्टूबर इतवार बरोज से, वक्त सुबह 10 ता 2 बजे तक। ये जैश ए मोहम्मद करवा रहा है। कैन यू इमेजिन? जैश ए मोहम्मद करवा रहा है। अब जैश ए मोहम्मद का देखा देखी, अब आप देख लीजिए, लिख लीजिए मेरी इस बात को। आज है 24 अक्टूबर 2025 और शाम का 6:48 हो रहा है। अंबर, मेरी इस बात को कहीं पर लिख लीजिए और रख लीजिए कि अब देवबंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी यही करेगा। तो आप समझ रहे हैं? जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। कहीं न कहीं ये एक पूरा सेंट्रलाइज़ तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। भारत में हालाँकि ये है कि ओपनली उतना उस तरह से नहीं होती है, लेकिन इस तरह की चीज़ों का असर ज़रूर नज़र आता है। लेकिन नाज़िया, अगर हम टीटीपी की इस धमकी को देखें जो पाकिस्तान को खुला संदेश दे रही है कि भई आओ सीधे मैदान में लड़ो अगर हिम्मत है। क्या इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जाए कि पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन की शुरुआत हो सकती है? क्योंकि साद रिज़वी का आंदोलन, उसके ऊपर उन्होंने बैन भी लगाया, फिर उसके बाद वो बैन हट भी गया। ये सारी चीज़ें हुई। तो आर्मी के अंदर क्या एंटी मुनीर फ्रैक्शंस एक्टिव हो रहे हैं? क्या कुछ समझ सकते हैं इस चीज़ से? अंबर, जैसे ईरान में जेनजी ने एक नया यलगार किया। जेनजी ने एक नए नए तरीके से अपने इत्तेहाद को अपने प्रोटेस्ट को दिखाया। उस माशा अमीनी को हमने देखा। मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगी ये बोलने में कि जब भी कुछ नया होता है, जब भी कुछ रिफॉर्म होता है, तो हजारों लोगों की जान जाती है और उसमें माशा अमीनी को भी शहादत मिली है। मैं तो उसको शहादत बोलूंगी कि उसको भी शहादत मिली, लेकिन उसकी वजह से ईरान की लड़कियों में ये हिम्मत आई कि वो एक दकियानूसी रीति रिवाज के लिए वो भी अब आवाज उठा रही हैं। तो उसी तरीके से पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो या कोई भी हो, उनको ये बात पता है कि भीतर भीतर अंदर अंदर 70% जो जेंजी हैं वो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के झूठे फेक और फैब्रिकेट जो इस्लामिक रीति रिवाज है, इस्लाम के जो तहजीब व तमद्दन है, उससे वो तंग आ चुके हैं। ये जेंजी जिस दिन रोड पर उतर गया, उस दिन डॉक्टर महारंग अकेली नहीं होगी सिर्फ ब्लोच में बैठी हुई। पूरा का पूरा जो अभी हम ब्लोच में देख रहे हैं या जो अभी हम पीओके में देख रहे हैं, जो अभी हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं, जो अभी हम सिंध प्रोविंस में देख रहे हैं, वो हम पूरे पाकिस्तान में देखेंगे कि जेंजी किस तरीके से पैंट उतार उतार करके जनरल आसिम मुनीर का मार रहे हैं। अब आती है बात कि अफगान धमकी नहीं दे रहा है। मैंने और आपने एक शो किया था, मैं उस वक्त कैलकाटा के चैम्बर में थी
और हम दोनों ने बैठ करके अफ़गान की बहू बेटियों को लूट करके, उनके सलवार के नाड़े खोल करके, उनके बच्चों की ऑर्गन ट्रैफिकिंग करके, उनके उनकी उनकी प्रॉपर्टी को ज़ब्त करके, किस तरीके से पाकिस्तान की सरज़मीन से अफ़गानियों को निकाल करके फेंका था, ये बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है। ये 2024 की बात है, अगर आपको याद होगा, और यही दुर्गा पूजा के बाद की बात है। बल्कि दुर्गा पूजा की लाइटें जो है वो हमारे चैम्बर के बाहर लगी हुई भी थी और शहनाई की आवाज आ भी रही थी। तो आप सोचो कि अफगान जो है वो कोई नॉर्मल वॉर नहीं कर रहा है। ये जो वॉर है ये पर्सनल वेंडेटा भी है, ये ईगो वेंडेटा भी है, ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का रिवेंज और वेंडेटा भी है, और साथ ही साथ पाकिस्तान को वो जवाब है जो अफगान की बहु बेटियों के साथ पाकिस्तानियों ने जो गैर जिम्मेदाराना हरकत तो नहीं कहूंगी मैं, जो बेहूदगी, बदतमीजी और बेशर्मी जो उन्होंने किया है इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, ये उसका भी जवाब है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि अफगान कभी भी धमकी नहीं देता है। अफगान एक ऐसा देश है, भले ही उसको कोई कितना भी ट्रोल कर दे, पर अफगान एक ऐसा देश है जो अपने गोरिल्ला अंदाज के लिए जाना भी जाता है और माना भी जाता है। अफगान एक ऐसा देश है जो वॉर में अमेरिकन को घुटने पे टिका देता है। जितने भी वॉर में किसी भी देश के कितने भी आर्मी ऑफिसर, सीआईएसएफ और जितने भी आ जाए, लेकिन अफगान का जो एक प्लस पॉइंट है वो है गोरिल्ला जो स्ट्रैटेजी है, वो कहीं ना कहीं उसको जिता ही देती है। तो पाकिस्तान अपना पौवा पौवा बम और गीदड़ भपकियों में ही रह जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि 1961 की तरह बहुत सारा एरिया अफगान अपने हिस्से में ले ले, साथ साथ बलोच भी एक नई सरकार बना करके एक नया देश उभर कर हमारे सामने नजर आ जाए। बिल्कुल, बड़ी इम्पोर्टेंट नाज़िया आपने बात कही थी, लेकिन टीटीपी की अगर बात करते हैं तो टीटीपी और तालिबान को कभी पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एसेट कहा था कभी पाकिस्तान ने, लेकिन आज वही पाकिस्तान के खिलाफ इतना है और पूरी तरह से हमें पूरी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि ये रिज़ल्ट है कि अब पाकिस्तान जो है खुद अपने ही बुना हुआ या बनाया हुआ जाल था, उसमें फँसा नज़र आ रहा है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन में पाकिस्तान जा रहा है? देखिए, सबसे पहला कि पाकिस्तान के पास अकल नहीं है, वो पगलिस्तान है। मैं ऐसे ही हवाबाजी में नहीं बोलती हूँ कि जाहिलिस्तान तो वो है ही है, लेकिन वो पगलिस्तान भी है। क्योंकि सबसे नियरेस्ट जो पड़ोसी है वो अफगान है पाकिस्तान का, सबसे नियरेस्ट। तुमने उससे ही दुश्मनी मोल ली। और अफगान की सेना के बारे में किसको नहीं पता है? सबको पता है। जब तालिबान ने टेक ओवर लिया था अफगान पर, तो यही पाकिस्तान था जो लाइला तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह निभा रहा था। और पूरी पूरी दुनिया के लोग तालिबान के लोगों को ट्रोल कर रहे थे कि ये उटंगे पैजामे वाला सरकार बनाएगा, और पलक झपकते ही हमने देखा कि पाकिस्तान वहीं का वहीं कब्रिस्तान बनता बनता चला गया। और अफगान जो है वो टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, इकोनॉमी में धीरे धीरे, एडुकेशन में धीरे धीरे वास्ट और फास्ट होता रहा। इस्लामिक रिचुअल्स पर जो महिलाओं पे अत्याचार तालिबान अफगान कर रहा है, ये उनका डोमेस्टिक मसला है। इस मुद्दे पर अभी मैं नहीं जाना चाहती हूँ, ये उनका डोमेस्टिक मसला है। लेकिन बाकी चीजों में अफगान बहुत इनहांस किया है, बहुत इंक्रीज किया है और बहुत बूस्टअप किया है, तो इसको हमें मानना ही पड़ेगा। अब एक चीज और क्लियर होनी चाहिए कि अफगान को हल्के में लेना ये बहुत बड़ी बेवकूफी है पाकिस्तान की। और अब इस्लामिक तरीके से, क्योंकि आप भी मुस्लिम, मैं भी मुस्लिम, अफगान भी मुस्लिम और पाकिस्तान भी मुस्लिम, सब मुसलमान का चर्चा की ही चर्चा हो रही है। तो मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा गटर में चला गया क्या? अब तो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले को ही मार रहे हो, उसी को तुम नोच रहे हो, उसी का तुम गला रेत रहे हो। दोनों एक दूसरे को ला इलाहा पढ़ने ये तो वाले को ये तो स्टार्टिंग से इस्लाम में होता आया, ला इलाहा पढ़ने वाले ही ला इलाहा पढ़ने वाले को। एग्जैक्टली भाई, इमाम हसन हुसैन का गला रेतने वाला कोई कोई यहूदी या कोई क्रिश्चियन या कोई हिंदू या कोई सिख या कोई ईसाई नहीं था, उनके अपने चचाजाद भाई थे। अब क्या मतलब, क्यों भारत में जैसे ही मुसलमान आता है ना, अरे हिंदू काफिर है, फलाना है, ढबाका, मत करो। तुम पहले अपना 72 फिरका तो संभाल लो, उसके बाद दूसरा करना। अब आप सोचो कि अफगान से लड़े पाकिस्तान या पाकिस्तान के भीतर बलोच से लड़े,
पीओके के लोगों से लड़े, खैबर पख्तूनख्वा से लड़े, या पाकिस्तान के भीतर में जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं। देखिए, एक चल रहा है ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एचआरसीपी, जिसने यूनाइटेड नेशन को, ओआईसी को और इंटरनेशनल कोर्ट को अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। मैं 2025 अप्रैल की बात बता रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से इनह्यूमैनिटी का काम चल रहा है, ये रिपोर्ट सबमिट किया है। उसके बाद फिर एक रिपोर्ट सबमिट किया है ह्यूमन राइट कमिटी, सीसीपीआर ने, उसने जाकर के यूनाइटेड नेशन को कई ऐसी हत्या है जो इसलिए हुई है कि उन्होंने एडुकेट बात किया है, उन्होंने लीगल बात किया है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की है, उन्होंने किसी हिंदू को या किसी और फिरके वाले को बेल दिया है कोर्ट में, उसकी हत्या हुई है। ये रिपोर्ट सीसीपीआर ने जमा किया है। उसके बाद आप देखो ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर, ओएमसीटी चल रहा है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तानी के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, और उस पर एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है ओएमसीटी, और जिसने यूनाइटेड नेशन को जाकर के पूरी रिपोर्ट दी है, और वो भी पूरे एविडेंस के साथ, फोटोग्राफ्स के साथ। उसके बाद एक एनजीओ चल रहा है SPARC, सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड। ऑर्गन ट्रैफिकिंग बच्चों का हो रहा है, बच्चों को अगवा करके उनको मुजाहिद बनाने के लिए भेजा जा रहा है, उनको जिहादी की ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है, उनकी ऑर्गन ट्रैफिकिंग की जा रही है, उनको अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज में बेचा जा रहा है सेक्सुअल डिजायर्स पूरे करवाने के लिए, उनको अलग अलग तरीके से उनके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस पर ये SPARC ने तकरीबन 1 लाख पन्ने की एक रिपोर्ट सबमिट की है। और ये सारे एनजीओ चल कहाँ रहे हैं? ये एनजीओ पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, और इस एनजीओ के मेंबर्स का भी मर्डर हो रहा है। तो पाकिस्तान सिर्फ अफगान से नहीं लड़ रहा, या पाकिस्तान सिर्फ भारत से नहीं लड़ रहा है, पाकिस्तान अपने भीतर अपनी ही अवाम से भी लड़ने की नौबत आ चुकी है पाकिस्तान को। तो बचेगा कितने दिन? मैं मैक्स टू मैक्स एक लाइन खींच सकती हूँ, 10 साल के बाद हम पाकिस्तान की बात नहीं कर पाएंगे अंबर, क्योंकि 10 साल के बाद वो कब्रिस्तान हो चुका होगा, और खाली घड़े को आप जितना भी भर दो वो कभी नहीं भरता है, वो ठन ठन करता है। पाकिस्तान इतनी बुरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ है कि भीख मांगता है अमेरिका से, चाइना से, फलाना से, टमाका से। कोई कितना देगा? आप सोचो कि पहले 56 मुस्लिम कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान को फंडिंग करती थी, लोन देती थी, उसको चंदा भी देती थी। अब तो 19 मुस्लिम कंट्रीज अब पाकिस्तान को नहीं देती है चंदा। धीरे धीरे बाकी भी पूरा यूएई चंदा खत्म कर दिया है, भीख खत्म कर दिया है। तो धीरे धीरे तो ये चीजें खत्म हो रही है ना। तो एक वक्त तो आएगा कि कोई चंदा भी नहीं देगा, तब क्या करेगा पाकिस्तान? लेकिन नाजिया, ये बड़ा अहम अपडेट ये है कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच जो डिफेंस डील थी, उसको लेकर जिस तरह से पाकिस्तान ने एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश की थी, अब उस पे सारी क्लैरिटी आ गई है कि उनको $10 बिलियन सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, उसके बदले वो 25,000 अपने सोल्जर्स और सारा कुछ नेवल फ्लीट और ये सारा कुछ वहाँ पे भेजेंगे। अब जबकि टीडीपी पाकिस्तान के शहरों में हमले कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी के जवानों को मार रहा है, कोई दिन ऐसा जाता रहा है पिछले कितने सालों में कि पाकिस्तान आर्मी को टीडीपी ने नहीं मारा हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपने घर को बचाने के लिए उनके पास वक्त नहीं है और वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया की सुरक्षा करने के लिए। ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है, और ये भी नहीं दर्शाता कि पाकिस्तान आर्मी कितनी सीरियस है अपने आंतरिक मुद्दों को लेकर या सुरक्षा को लेकर। पाकिस्तान ना ही लियाकत अली जिन्ना कायदे आजम के वक्त में सीरियस था, पाकिस्तान देश और पाकिस्तान बनाने वाले तब भी सीरियस नहीं थे, और आज भी सीरियस नहीं है। ये पहले हमें समझना पड़ेगा। उसकी सबसे मूल बात यह है कि धार्मिक इस्लामिक एजुकेशन से आप कभी किसी देश को आप डेवलप और इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। और खास करके अब ये अर्थवेदा होता, ऋग्वेदा होता,
श्रीमद् भगवत गीता होता, तो क्योंकि उसमें बहुत सारी ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, तो मैं मान सकती थी कि उस ज्ञान और विज्ञान से बहुत सारी चीजें डेवलप और इम्प्रूव हो सकती थी, क्रिएट किया जा सकता था। लेकिन इस्लाम की जो आसमानी किताब पढ़ा पढ़ा करके पाकिस्तान ये सोच रहा था, लियाकत अली जिन्ना के जमाने से लेकर के शहबाज शरीफ के जमाने तक, कि हमारे यहाँ से साइंटिस्ट भी आ जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आ जाएंगे। तो आई एम सो सॉरी, लियाकत अली जिन्ना से लेकर के शहबाज शरीफ तक, उसके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। दूसरी बात कि देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये तो इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए हम पाकिस्तान बनाएंगे, हम पाकिस्तान बनाएंगे, हम पाकिस्तान बनाएंगे, बन गए पाकिस्तान। लेकिन चलाना किसको आता है भाई? मुस्लिम घर के अंदर आप आ जाओ तो भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं है, सास बहू की नहीं है, बहू सास की नहीं है, बेटी बेटी माँ की नहीं है, माँ बेटी की नहीं है। तो ये तो कंडीशन है घर के अंदर। तो आप सोचो कि पूरे एक इस्लामिक देश पाकिस्तान में 72 फिरकों के नाम पर 72 फिरकों में लड़ाई चल रही है, तो वो कितना सीरियस हो सकता है अपने डिफेंस को लेकर के? बिल्कुल सीरियस नहीं हो सकता है। अब आपने कहा कि सऊदी अरबिया को सोल्जर्स कैसे देंगे? कुछ नहीं दे पाएंगे। डील हुई जरूर है ऑन टेबल, कुछ नहीं दे पाएंगे। लेकिन क्योंकि पैसे की जरूरत थी, क्योंकि मीडिया को दिखाना था, क्योंकि भारत तक ये मैसेज पहुंचवाना था, इसलिए उन्होंने ये डील साइन जरूर की है। आपको याद है अंबर, क्योंकि आप बहुत एक्टिव थी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में पाकिस्तान के ही एक कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जब हमारी सेना कम पड़ जाएगी तो हम मदरसे के बच्चों को अपनी सेना बना करके उतारेंगे। जी। तो थोड़ी सी बेवकूफी तो यूएई से भी हो गई है कि आप कैसे इस पर बिलीव कर सकते हो? ये आपको सोल्जर्स देंगे जो खुद नहीं लड़ पा रहे हैं, जो खुद नहीं पेट भर पा रहे हैं, जो पाकिस्तानी जिस थाली में खाता है उसी थाली में लुंगी उठा करके हक देता है, उस पर आप बिलीव कर रहे हो? तो चलो ठीक है, बिलीव कर लो। लेकिन आप देखना कि आने वाले 1 साल में हम इसको बहुत बदनुमा शक्ल में इस डील को टूटते हुए देखेंगे। इस ट्रीटी को हम या इस रिलेशन को हम टूटते हुए देखेंगे, और वो भी पूरी बेइज्जती के साथ। जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में, इसके तहत पाकिस्तान जो है अपने नेवल फ्लीट और अपना सारे फाइटर जेट्स और सारा कुछ भेजने वाला है, स्क्वाड्रन वगैरह। बात ये है कि ये सारी चीज़ें सऊदी अरेबिया उस वक्त में पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर रहा है जबकि उनकी खुद की इंटेलिजेंस फेलियर और बॉर्डर को लेकर कोई भी पूरी तरह से फेलियर नज़र आता है। तो क्या डिलीवर करेगा वो सऊदी अरेबिया को जब वो पाकिस्तान आर्मी हर मोर्चे पर नाकाम नजर आती है? नहीं, पाकिस्तान मैं फिर से कहूंगी कि पाकिस्तान आज से नहीं, 1947 से 2025 तक में हर मोर्चे पर वो नाकाम रहा है। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर को हम जोड़ लेते हैं तो 4 जंगें तो हमने हरा दी। अभी अफगानियों ने, हमने टीटीपी को देखा कि उसके जो सेना के जवान हैं, वो पाकिस्तानी सेना के पैंट को लेकर के लहरा रहे थे। तो ये इतने बदतमीज है कि इनकी पतलून कोई कहीं कितनी बार भी उतारे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पतलून उतारने में तो माहिर है ना। कभी बच्चियों को रेप करने के लिए, कभी बच्चों को रेप करने के लिए, कभी गधेड़ी का रेप करने के लिए, तो इनको तो पतलून उतारने की आदत है, तो कोई भी उतार दे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, जो भी पौवा पौवा थोड़ा बहुत बम है, जो भी अमेरिका से लोन लेकर के अपने कुछ फाइटर जेट्स वगैरह खरीदा है, बम गोली बारूद जो भी खरीदा है, अगर वो यूएई भेज देता है तो बहुत विन विन सिचुएशन है। हम ब्लोच वाले जो हैं वो ब्लोच सफाया कर जाएं, खैबर पख्तूनख्वा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा सफाया कर ले, सिंध प्रोविंस जो है वो सिंध प्रोविंस सफाया कर दे, और जो पीओ के हमारे पास आने वाला है वो हम सफाया कर ले। तो दिस अ विन विन पोजीशन कि अपनी सारी सेना को तुम वहां भेज दो, अपने सारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स को और गैजेट्स को, अपने सारे पावर को, जो डिफेंस पावर होते हैं वो तुम यूए में भेज दो, बाकी सब अपना अपना काम कर लेंगे। सो आई थिंक, एज पर माई थिंकिंग, एज पर माई पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल नॉलेज, इट्स अ विन विन पोजिशन फॉर एवरीवन, बलोच के लिए भी, खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी, सिंध प्रोविंस के लिए भी, और साथ साथ पीओके के लिए भी।
तो क्या आपको लगता है पीओके की बात करें, बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि पीओके कब वापस आएगा, कब पीओके लेगा? अब इनफैक्ट आमिर खान मुत्तकी भारत आए थे, अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर, और उसमें बॉर्डर, भारत की बॉर्डर को लेकर बात हुई। तो अफगानिस्तान और जो भारत का बॉर्डर टेक्निकली होता है, लेकिन अभी क्योंकि ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगिट अभी भारत के पास नहीं है, पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है। तो कहीं न कहीं जिस तरह का उनकी तरफ से इशारे मिले, उन्होंने ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को भारत का अंग माना, जिस पे उन्होंने कहा कि यूएन चार्टर का और इसका वायलेशन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और पता नहीं क्या-क्या उन्होंने बोली। आप इस रुख को किस तरह से देखते हैं कि वही तालिबान है जिन्होंने आते ही कहा था कि सबसे पहले अब कश्मीर का नंबर है। ये बदलाव तब से लेके अब तक कैसे देख रही हैं आप? भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए एक बड़ी जीत या डिप्लोमेटिकल विन कह सकते हैं? नहीं, भारत विन विन पोजीशन पर उसी दिन से आ गया था जब इस देश में नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बने थे। उसी वक्त पाकिस्तान की चीखें निकल रही थी, पाकिस्तान के रूह कांप रहे थे जिस दिन डॉक्टर एस जयशंकर को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनाया गया था। और पाकिस्तान में मातम चल रहा था जब पहली बार श्री अमित शाह जी, मोटा भाई साहब ने शपथ लिया था एज अ होम मिनिस्टर, और राजनाथ सिंह जी ने डिफेंस मिनिस्टर के हिसाब से। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये इनके इनके और इनका ऑरा ही बताता है कि ये पीओके लेंगे और कोई नहीं रोक सकता है। अब इसको मैं थोड़ा नॉर्मल तरीके से, जो व्यूअर्स बहुत सीधी और सिंपल बात समझते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ। आप किसी का हराम का कुछ ले लोगे ना, आप भोग नहीं पाओगे। किसी को धोखा दे करके, किसी के साथ साजिश रच करके आप किसी का कुछ भी लोगे ना, आप उसको भोग नहीं पाते हो। अब आप सोचो कि 1947 से लेकर के 2025 तक में क्या पाकिस्तान पनप पाया है? क्या पाकिस्तान डेवलप हो पाया है? पाकिस्तान बर्बाद ही होता चला गया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उसने हड़पा है पीओके। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो पाक कश्मीर नहीं है, ऑक्यूपाइड बीच में लगा हुआ है। दूसरी चीज आती है कि जब नई नई बहू घर आती है तो सास जो है उसके सारे ज्वेलरीज अपने पास रख लेती है, दे दो मेरे पास रहेगा। लेकिन जो उस वक्त जो बहू होती है वो बेचारी बहुत कश्मोकश में रहती है कि रिश्ता बचाना है तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। रिश्ता बचाना होता है तो ठीक है, अभी लड़ने का वक्त नहीं है, अभी 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 लड़ने का वक्त नहीं है। लेकिन जब बेटी पैदा होती है और फिर वो सारी ज्वेलरी बेटी को दी जाती है तो वापस रिटर्न तो आ ही जाता है ना, जो जिसका होता है। तो जो जिसका है उसको मिलके रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही कर्मा पर बिलीव करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कर्मा के साथ बहुत शैतानी खेल खेलते हैं। और जो कर्मा के साथ शैतानी खेल खेलता है उसका कंडीशन पाकिस्तान की तरह कब्रिस्तान बनता हुआ हो जाता है, और जो लोग कर्मा पर बिलीव करते हैं उसका कंडीशन भारत की तरह होता है। भले ही 53 साल 54 साल भारत को बहुत कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन आज भारत दुनिया के सामने सर्वप्रथम आकर के खड़ा हुआ है। तो कर्मा इस बूमेरैंग जो पाकिस्तान को भी देखना पड़ रहा है और भारत पॉजिटिव तरीके से देख रहा है। तो किसी के साथ कोई भी कितना भी छल कपट कर ले, उसको भोगना तो है। तो नाज़िया, क्या ये कह सकते हैं कि अब ये सही समय है कि और ये वक्त आ गया है कि भारत को उसका कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान वापस मिल जाएगा और हमारा पूरा जो राज्य था वो कंप्लीट हो जाएगा? एकदम एकदम। और अभी जिस हिसाब से आमिर खान मुत्तकी भी आए हुए थे भारत में, टीटीपी वाले, उसके बाद फिर उनसे भी एक अच्छे गौर तलाब हुए डॉक्टर एस जयशंकर के, और अच्छी खासी बातचीत हुई है। और अभी पाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ भिड़ा हुआ है, उसके बाद फिर वो यूएई को अपने सोल्जर्स और अपने डिफेंस गैजेट्स दे रहा है। तो मुझे लगता है दिस इज द हाई टाइम एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम कि पीओके पे हर हर महादेव करने के लिए हम दोनों चल सकते हैं। तो परफेक्ट टाइमिंग है, सब कुछ परफेक्ट है। बस इसको मैंने तो यूनिफॉर्म भी पहनी हुई है। मैं तो हाँ? ऑलवेज रेडी हूँ। मैंने तो यूनिफॉर्म भी पहनी हुई है। नहीं, मैं तो भगवा साड़ी में जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम यूनिफॉर्म में चलना, मैं भगवा साड़ी में चलूंगी। तो वहां पर जी। बस हर हर महादेव करके आने का टाइम बिल्कुल हो गया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि पहली खुशखबरी हम ब्लोच की सुनेंगे।
पता नहीं मेरा सिक्स सेंस ये कहता है, या मेरा जियोपॉलिटिक्स का जो एक पर्सनल नॉलेज है, जो मैं जियोपॉलिटिक्स को जितना समझ पाती हूँ, उस हिसाब से क्योंकि मैंने इकोनॉमी बहुत अच्छे से पढ़ी है अपने स्टडी के ड्यूरेशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से पहली खुशखबरी हम ब्लोच की सुनेंगे और उसके बाद फिर पीओके की सुनेंगे। बिल्कुल, क्योंकि बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूच मूवमेंट काफ़ी मैच्योर हो चुका है और बलूच डायस्पोरा ग्लोबली अपनी आवाज़ को उठाता है और हर जगह उनकी आवाज़ को हम आगे बढ़ता हुआ देख रहे हो। ऑन ग्राउंड ऑल्सो बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से हमें एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, चाहे टीटीपी हो, खैबर पख्तूनख्वा और ये सारे प्रोविंस में ये आंदोलन काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। उसके बाद ही कहीं हम जो ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमने आंदोलन देखे पिछले कुछ सालों में, हालाँकि ये आंदोलन बहुत सालों से है, लेकिन आज क्योंकि सोशल मीडिया है, इसके चलते खबरें बाहर निकल आती हैं, क्योंकि इन सभी जगहों से जो ग्राउंड पे चीज़ें हो रही हैं, पाकिस्तान मीडिया उनको रिपोर्ट नहीं करता, क्योंकि पूरी तरह से आईएसपीआर कंट्रोल्ड होता है और हर एक चीज़ फ़िल्टर होकर बाहर निकलती है। तो ऐसे में जो हकीकत है वो बाहर कम आती है और कुछ-कुछ चीज़ें अब सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आने लगी हैं। तो जो आंदोलन मैच्योर हो रहे हैं और एक्सपर्ट्स या फिर हम एनालिस्ट की बात करें, वो ये कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान का जो डिसइंटीग्रेशन की बात की जाती है, वो बहुत जल्द हो सकता है। चंद साल ही बचे हैं पाकिस्तान के, उसके बाद अलग-अलग अपने-अपने देशों के रूप में ये बँट जाएगा, अफ़गानिस्तान का अफ़गानिस्तान को मिल जाएगा, भारत का हिस्सा भारत को मिल जाएगा और पाकिस्तान के नाम पर पंजाबिस्तान वापस रह जाएगा। नाज़िया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। हर हर महादेव।